हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 5 दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। उसका आज डे 2 डिस्कस करने वाले हैं हम। ठीक है, डे 1 में हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुकी है। एक्सरसाइज नंबर 5.3 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। सो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका एंगल कैसे हम मेजर करते हैं। मेजरिंग एंगल सबसे पहला टॉपिक है हमारा, तो उसमें एंगल क्या होता है वो थोड़ा डिस्कस करेंगे। ओके, सो एंगल को कैसे मेजर करते हैं। जैसे देखो, हर एक किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट यूज़ होती है। सो यहाँ पे एंगल को मेजर करने के लिए यूज़ होता है डिग्री। ठीक है, सो डिग्री यूज़ होती है एंगल को मेजर करने के लिए। देखो आपका ये प्रोट्रैक्टर है। ठीक है, प्रोट्रैक्टर बोलते हैं इसको। इस पे एंगल मेजरमेंट दिया हुआ है। देखो यहाँ से 0 से शुरुआत है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180। तो ये जो प्रोट्रैक्टर है आपका, वो 0 से लेके 180 डिग्री तक आपको एंगल देता है। ठीक है, और ये जो बीच में देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं इसका सेंटर। तो किसी भी एंगल को अगर हमें मेजर करना है तो कैसे मेजर करते हैं वो थोड़ा सीख लेते हैं एक बार प्रोट्रैक्टर की हेल्प से। ठीक है, तो सपोज दैट ये एंगल बना हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे मेजर करना है हमें विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। तो ये जो सेंटर वाली पोजीशन है, सेंटर वाली पोजीशन को रखते हैं इसके ऊपर। ठीक है, बिल्कुल टिप पे रखेंगे इसको। तो यहाँ पे टिप पे रखा, हमने क्या देखा कि 50 डिग्री को कट कर रहा है। ठीक है, 50 डिग्री को कट कर रहा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। एंगल हो जाएगा कितना, 50 डिग्री। ओके, तो किसी और एंगल को भी हम इसी तरह मेजर कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इस प्रोट्रैक्टर को कैसे यूज़ करना है। इस पे देखो आपका इधर से भी एंगल बने हैं, 0 से लेके 180 डिग्री। एक साइड इधर लिखा हुआ है, एक 0 से 180 इधर लिखा हुआ है। ठीक है, तो एंगल आपका अगर इस तरह बन रहा है, मतलब लेस देन 90 है। ओके, तो हम इस तरह मेजर करते हैं। और इधर की साइड अगर एंगल हो, वो भी आगे पढ़ोगे आप। सो अगर ये एक एंगल है, तो इसको अगर हमें मेजर करना है तो इसको कैसे मेजर करेंगे। सबसे पहले इसको यहाँ पे जो सेंटर है, सेंटर को सेंटर पे रखो इसको। ठीक है, वर्टेक्स पे लगाओ। तो ये आपने यहाँ पे इस पे रख लिया। ओके, इसके साथ अलाइन करो। ये जो लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन, ये इस लाइन के साथ अलाइन होनी चाहिए, सेंटर यहाँ पे आना चाहिए। तो इस तरह से आपका एंगल हो गया कितना, 140 से थोड़ा सा कम है, 138 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल हो गया, ये हो गया 138 डिग्री। ठीक है, देखो ये जो डिग्री लिखी है ना आपकी 50 से लेके, और ये देखो 0 से लेके 10, इसके बीच में छोटे छोटे पार्टीशन भी दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के थोड़े एक डिग्री का पार्टीशन भी दिया हुआ है। तो 1 डिग्री तक आप एक्यूरेटली किसी भी एंगल को मेजर कर सकते हो। ये है किसी एंगल को मेजर करने का तरीका विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। ठीक है, ओके, प्रोट्रैक्टर की बात होगी तो इस तरह से आप एक्सरसाइज नंबर 5.4 कर सकते हो। प्रोट्रैक्टर की हेल्प लेते हुए किसी भी एंगल को मेजर कर सकते हो और किसी भी एंगल को बना सकते हो। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक्यूट एंगल क्या होता है। अगर लेस देन 90 डिग्री है तो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। लेस देन 180 डिग्री है और ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, जो हम डे 1 में पढ़ चुके हैं। अगर किसी बच्चे को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, सो डे 1 के लेक्चर में जाके आप देख सकते हो एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई हैं आपको। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 5.4 आपकी सिर्फ यही है कि आपको एंगल मेजर करना है और बताना है कि कितने डिग्री का एंगल है, एक्यूट है, रिफ्लेक्स है, या ये ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर क्या होता है वो थोड़ा डिस्कस करेंगे। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, सो व्हाट डज इट मीन बाय परपेंडिकुलर। अगर कोई एंगल जो है हम कह रहे हैं कि भाई परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर दैट मीन्स 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री।
परपेंडिकुलर, दैट मीन्स 90 डिग्री। किसी एंगल का मेजरमेंट अगर 90 डिग्री आता है तो हम कहते हैं उसको परपेंडिकुलर। देखो ये अगर कोई लाइन है, परपेंडिकुलर के एग्जांपल आप बहुत सारे अपने घर में भी देख सकते हो। आपके घर की जो दीवारें हैं, दीवारें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, कॉर्नर में ऐसा बना होता है ना, तो इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। ये एंगल अगर 90 डिग्री है, इसको ऐसे एक रेक्टेंगल सा दिखाते हैं, इसका सिंबल ये होता है। परपेंडिकुलर एंगल का सिंबल क्या होता है, ये होता है, ठीक है। सो ये सिंबल हमेशा बनाते हैं परपेंडिकुलर के लिए। तो हम कहेंगे कि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइन्स है, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज परपेंडिकुलर। एक होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर देखो आप अपने देखो ये एक बुक है, ठीक है, ये यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है। ये भी यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप अपने चारों तरफ देख सकते हो जो परपेंडिकुलर के एग्जांपल हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है वो समझ लो। बाइसेक्टर का मतलब होता है हाफ। बाइसेक्टर का मतलब होता है हाफ डिवीज़न, ठीक है। तो अगर ये कोई लाइन है, ठीक है, इस पे ये मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर की एक लाइन बना दिया आपने। 10 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट है, दैट इज़ ए बी। अब इस पे 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे अगर हम एक परपेंडिकुलर लगा दें तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो ये एंगल भी 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो इसको मान लेते हैं हम सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं कि ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी। ये सिंबल होता है परपेंडिकुलर का, ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी। और अगर ये 5 सेंटीमीटर हो जाए और ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाए तो सी डी जो होगा, सी डी विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सी डी इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। समझ में आई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और उस लाइन सेगमेंट को हाफ हाफ में उसको डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सी डी इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ए बी का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। सो इस तरह से बहुत सिंपल है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और उस लाइन सेगमेंट को हाफ हाफ में भी डिवाइड कर देना चाहिए। उसके बाद करोगे आप एक्सरसाइज नंबर 5.5, ठीक है। 5.5 बहुत इजी है, खुद कर सकते हो आप। तो अभी पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। देखो अभी यहाँ पे इस लेक्चर को आगे तब देखना जब आप 5.4 और 5.5 दोनों कर चुके हो, उसके बाद ही ये क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल देखना। वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हो, ये एक्सरसाइज करने के बाद में आप इस वीडियो को आगे चला के और यहाँ से आगे इसको सीख सकते हो चैप्टर को कि ट्रायंगल्स का क्लासिफिकेशन। देखो ट्रायंगल्स हम पढ़ चुके हैं पहले के ट्रायंगल्स कैसे होते हैं, जिनमें 3 साइड होती है, ठीक है। 3 साइड होंगी और 3 उसमें एंगल होंगे, तो उसको बोलते हैं हम ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का जो क्लासिफिकेशन है, ट्रायंगल के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है साइड और एक होता है एंगल, ठीक है। साइड और एंगल 2 चीज़ें यहाँ पे होती हैं, तो दोनों चीज़ों के बेस पे हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। साइड कैसा, देखो एक ट्रायंगल ऐसा हो सकता है कि जिसकी तीनों साइड डिफरेंट हो। इस तरह का कोई एक ट्रायंगल ले लो जिसकी तीनों साइड डिफरेंट हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी सी, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। तो पहली कैटेगरी तो ये हो गई कि इसकी सारी साइड डिफरेंट है। दूसरी कैटेगरी क्या हो गई, जिसकी 2 साइड सेम हो। तो एक ये कैटेगरी हो सकती है ए बी सी, इसका ए सी और बी सी दोनों इक्वल हैं, तो इसमें क्या हो गया, 2 साइड्स आर इक्वल। अगर हम साइड के हिसाब से देखते हैं उसको, ठीक है, तो 2 साइड्स आर इक्वल। एक ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है जिसकी तीनों साइड इक्वल हो।
इस तरह कोई ट्रायंगल बना लो, ठीक है। मान लेते हैं कि इसके तीनों साइड इक्वल हैं, ए बी सी, इसकी तीनों साइड इक्वल हैं, तो थर्ड कैटेगरी क्या हो गई, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अब इनके अलग अलग नाम हैं तीनों ट्रायंगल के। देखो जिसकी सारी की सारी साइड डिफरेंट होती हैं उसको बोलते हैं हम स्केलीन ट्रायंगल, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, स्केलीन ट्रायंगल। तो जिसकी तीनों साइड डिफरेंट हो ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं स्केलीन, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ साइड वी कैन रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ ट्रायंगल। जिसकी तीनों की तीनों साइड डिफरेंट हो ऐसे ट्रायंगल को बोलेंगे हम स्केलीन। जिसकी टू साइड्स डिफरेंट हो उसको बोलते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी दो साइड सेम हो। जिसकी तीनों साइड सेम हो उसको बोलते हैं हम इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमने तीनों किसी ट्रायंगल को ऑन द बेसिस ऑफ साइड वी आर recognizing a triangle on the basis of side. If all sides are different then it is called as scalene. If two sides are equal that is called as isosceles. If all three sides are equal then it is called as equilateral triangle. अभी बात करेंगे हम एंगल के बेस पे, ठीक है। एंगल के बेस पे पहला जो क्राइटेरिया हो सकता है वो क्राइटेरिया हो सकता है कि भाई तीनों एंगल उसके जो है वो एक्यूट एंगल हैं। सो पहला क्राइटेरिया है ऑल एंगल्स आर एक्यूट। तो अगर तीनों एंगल उसके एक्यूट हैं तो ट्रायंगल कैसा होगा, देखो ये देख रहे हो आप, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के सारे एंगल एक्यूट हैं, 90 डिग्री से कम है तीनों एंगल, ठीक है। सेकंड जो है क्राइटेरिया वो क्या है कि वन एंगल इज ऑब्ट्यूस, और थर्ड क्राइटेरिया क्या है कि वन एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है, या परपेंडिकुलर कह सकते हो। तो वन एंगल इज 90 डिग्री। तो इन एंगल के बेसिस पे भी हम तीनों ट्रायंगल को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो जिसमें तीनों एक्यूट एंगल होंगे उसके नाम से ही पता चल रहा है, उसको क्या कहेंगे हम, एक्यूट ट्रायंगल कहेंगे, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। और जिसमें एक ऑब्ट्यूस एंगल हो, देखो दो ऑब्ट्यूस एंगल नहीं हो सकते हैं क्योंकि तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो एडिशन होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर दो एंगल ऑब्ट्यूस हो जाएंगे तो 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएंगे, दोनों का एडिशन करोगे तो 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। सो ऐसा कोई भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है जिसमें दो ऑब्ट्यूस एंगल हो सकते हो। तो ऑब्ट्यूस एंगल केवल एक हो सकता है। सो जिसका वन एंगल ऑब्ट्यूस होता है उसको क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। और जिसमें वन एंगल इज 90 डिग्री उसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, समझ में आई बात। सो जिसका वन एंगल इज 90 डिग्री दैट इज कॉल्ड एज राइट एंगल ट्रायंगल, और जिसका वन एंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। एंड इफ ऑल द एंगल्स आर एक्यूट देन इट इज कॉल्ड एज एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स, ओके। तो इस तरह से ट्रायंगल का हमने क्लासिफिकेशन कर दिया, उसका नाम हमने दे दिया, ओके। बहुत सिंपल है, इजीली आप इसको कर सकते हो। स्केलीन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक स्केलीन एक्यूट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो। देखो ये वाला जो है, ठीक है, इसमें ये साइड थोड़ी सी और आगे बढ़ा दो, तीनों साइड अगर डिफरेंट बना देंगे तो बन जाएगा स्केलीन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। सो इसके बाद आपको करनी है एक्सरसाइज नंबर 5.6 बहुत इजी है, इजीली कर सकते हो आप। उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे वाला एक्सरसाइज 5.6 हो गई। उसके बाद पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। देखो क्वाड्रिलेटरल आप पहले ही पढ़ चुके हो। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी चार साइड होती हैं और चार एंगल होते हैं, ऐसी शेप को हम कहते हैं
कोडिलेटरल, ठीक है। अब हम यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे ट्रायंगल को क्लासिफाई किया है उसी तरह से हम अब क्लासिफाई करने वाले हैं कोडिलेटरल को, ठीक है। सो कोडिलेटरल का क्लासिफिकेशन कैसा होता है, किन किन तरह के कोडिलेटरल होते हैं, वो थोड़ा हम यहाँ पे इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। सो कोडिलेटरल का सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है रेक्टेंगल। एक होता है रेक्टेंगल, एक होता है उसमें स्क्वायर, ठीक है। एक होता है पैरेललोग्राम, और एक होता है रोम्बस, ठीक है। पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, रेक्टेंगल हो गया। उसके बाद एक होता है ट्रेपेजियम, यहाँ पे कहीं पे लिख देता हूँ ट्रेपेजियम, ओके। अभी हम इनकी शेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई रेक्टेंगल कैसा होता है, स्क्वायर कैसा होता है, पैरेललोग्राम कैसा होता है और ट्रेपेजियम कैसा होता है। तो रेक्टेंगल में क्या होगा, देखो जैसे आपने एग्जाम्पल भी देखा होगा, मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ये बुक देखो आप, ठीक है। इस बुक में क्या है, लेंथ है और ब्रेथ है, बट बोथ आर डिफरेंट। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ईच एंड एवरी एंगल इज़ 90 डिग्री। तो ऐसी शेप को हम कहते हैं रेक्टेंगल। तो इस तरह की कोई शेप ऐसी बना सकते हैं हम। बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने डे टू डे लाइफ में देख सकते हो, ठीक है। आपकी बुक का एक एग्जाम्पल हो गया। तो इसमें क्या है कि ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। पहली कंडीशन ये होगी कि ऑल द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जो अपोजिट साइड हैं वो इक्वल होंगी। और क्या होगा, ईच एंड एवरी एंगल इज़ 90 डिग्री, ये एंगल भी इसके 90 डिग्री होंगे। तो रेक्टेंगल में हमने क्या देखा, पहली चीज़ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पहली चीज़ तो ये होगी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। दूसरा क्या देखा हमने, एवरी एंगल इज़ 90 डिग्री, एवरी एंगल इज़ 90 डिग्री। दो चीज़ें यहाँ पे पढ़ी हमने रेक्टेंगल के अंदर। उसके बाद आता है स्क्वायर। स्क्वायर में कैसी शेप होगी, देखो इसमें तो अपोजिट साइड्स ही इक्वल होती हैं, ठीक है। ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। लेकिन स्क्वायर में क्या होगा, स्क्वायर में चारों साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं। सो स्क्वायर वाली शेप जो होगी वो ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर ये ABCD है, ठीक है, तो स्क्वायर की कंडीशन क्या है कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज़ 90 डिग्री। तो इसकी कंडीशन है ऑल साइड्स आर इक्वल, और दूसरी कंडीशन है ईच एंगल इज़ 90 डिग्री, ईच एंगल इज़ 90 डिग्री। तो जो दो चीज़ें आपने यहाँ देखी स्क्वायर के अंदर। अब तीसरा पढ़ेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होगा, देखो होगा वो रेक्टेंगल जैसा ही, बट उसमें एंगल 90 डिग्री नहीं होगा कोई भी, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से कुछ तिरछा सा बना होगा। ये वाली साइड एक दूसरे के पैरेलल होंगी, साइड इक्वल भी होंगी, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होगा कि ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। तो अपोजिट साइड्स तो इसमें भी इक्वल होंगी, ठीक है, और पैरेलल भी होंगी, इक्वल भी होंगी एंड पैरेलल भी होंगी, ठीक है। इसमें भी क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। रेक्टेंगल के अंदर भी अपोजिट साइड इक्वल होती है, पैरेलल होती हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस आएगा कि इसका एंगल कोई भी 90 डिग्री नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम में हम क्या लिखेंगे कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। एंड दूसरा कंडीशन क्या होगा, नन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, नन ऑफ द एंगल इज
90 डिग्री, कोई भी एंगल उसका 90 डिग्री नहीं होगा। ओके, उसके बाद पढ़ेंगे रोम्बस। रोम्बस कैसा होता है? स्क्वायर जैसा ही होता है, बट उसमें क्या है, देखो इसमें एंगल 90 डिग्री थे, रोम्बस में एंगल 90 डिग्री नहीं होंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह की शेप आएगी। साइड्स तो सारी इक्वल होंगी बट एंगल 90 डिग्री नहीं होंगे। ओके, तो ये हो जाएगा ABCD। तो इसमें क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल होंगी बट नन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, नन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। ओके, कोई भी एंगल उसका 90 डिग्री नहीं होगा। ट्रेपेजियम में क्या होगा, देखो ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम जैसा ही होगा, बट उसमें क्या होगा कि अपोजिट साइड विल नॉट बी इक्वल, उसमें अपोजिट साइड इक्वल नहीं होती है ट्रेपेजियम में, लेकिन दो साइड उसमें पैरेलल होती हैं। जैसे ये एक हो गया, ठीक है, और एक मैंने ये बना दिया, तो ये एक शेप बना दी मैंने, कोई ABCD। ठीक है, ये एक शेप बनी ABCD। तो अब इसमें शेप में क्या देख रहे हो आप कि ये साइड AB जो साइड है वो CD के पैरेलल है। AB साइड इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, AB जो है CD के पैरेलल है, बट यहाँ पे कोई इक्वल नहीं है, कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, तो ऐसी शेप को क्या कहते हैं हम, ट्रेपेजियम कहते हैं। ट्रेपेजियम में एंगल, एक एंगल हो सकता है 90 डिग्री भी हो, दो एंगल भी हो सकते हैं 90 डिग्री हो। ठीक है, क्योंकि ये शेप मैंने ऐसी बनाई है, और एक ट्रेपेजियम ऐसा भी हो सकता है। ये भी एक ट्रेपेजियम है, ABCD। ये वाली जो साइड है इसके अंदर भी AB इज पैरेलल टू CD। AB जो है CD के पैरेलल है, ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो एंगल इसमें 90 डिग्री हो सकते हैं, बट क्या होगा कि खाली दो साइड ही एक दूसरे के पैरेलल होंगी और वो इक्वल नहीं होंगी। इसमें इक्वलिटी का ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। खाली इसमें एक ही बात देखनी है आपको कि दो साइड एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। तीसरी साइड, जो तीसरी और चौथी साइड है, वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती है। ठीक है, तो अगर दो साइड एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ऐसी जो शेप होगी, ऐसा जो क्वाड्रिलेटरल होगा, उस क्वाड्रिलेटरल को क्या कहेंगे हम, ट्रेपेजियम कहेंगे। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 5.7 में बहुत सिंपल चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स टाइप। वेरी सिंपल, इजीली कर सकते हो आप। उसके बाद देखो, अभी हमने कुछ पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि पॉलीगन पढ़ेंगे अब हम। देखो, आपने ट्रायंगल पढ़ लिया, ट्रायंगल में क्या होता है, तीन साइड्स होती हैं। ठीक है, रेक्टेंगल पढ़ लिया, रेक्टेंगल में कितनी साइड होती हैं, चार साइड होती हैं। अब आप पढ़ोगे इससे आगे, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि भाई कितनी नंबर ऑफ साइड के हिसाब से हम उसको पॉलीगन कहते हैं, और उस पॉलीगन का एक स्पेशल नाम होता है नंबर ऑफ। देखो, सब पॉलीगन ही है, ठीक है, बट नंबर ऑफ साइड के हिसाब से उसको अलग से नाम दिया गया है। ओके, तो पॉलीगन्स के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे, पॉलीगन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ट्रायंगल का आपको पता ही है, तीन साइड होती हैं। क्वाड्रिलेटरल का पता है, चार साइड होती हैं। एक होता है पेंटागन, पेंटागन के अंदर होती हैं 5 साइड्स। ओके, एक होता है हेक्सागन, हेक्सागन के अंदर होती हैं 6 साइड्स। ठीक है, और हेक्सागन हो गया, फिर हेप्टागन हो गया, हेप्टागन के अंदर होंगी 7 साइड्स। ठीक है, उसके बाद होता है ऑक्टागन, ऑक्टागन के अंदर होती हैं 8 साइड्स। ठीक है, उसके बाद नैनागन, इसके अंदर होती है 9 साइड्स।
ठीक है। और एक होता है डेकागोन। डेकागन के अंदर होती हैं 10 साइड्स। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, नोट डाउन कर लो कि अगर कोई 5 साइड का आपको शेप दिया है तो उसको बोलेंगे हम पेंटागन। 6 साइड का अगर शेप दिया है तो उसको बोलेंगे हम हेक्सागोन। 7 साइड का शेप दिया है तो उसको बोलेंगे हम हेप्टागोन। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे बहुत ध्यान रखनी है कि आपको देखना है ये सभी किसके लिए एप्लीकेबल हैं, अगर कोई कर्व क्लोज हो, ठीक है। ये केवल क्लोज कर्व में पॉसिबल होता है, ओके। अगर मैं कोई इस तरह का कर्व बना दूं, ठीक है। अब ये कर्व कैसा है, ये ओपन कर्व है, ABCDEFG, ये कर्व एक ओपन कर्व है। तो ओपन कर्व में क्या होगा, ओपन कर्व में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसा नहीं कहोगे आप कि भाई ये पहली साइड हो गई, ये दूसरी साइड हो गई, ये तीसरी साइड हो गई, ये चौथी साइड हो गई, ये 5th साइड हो गई, ये 6th साइड हो गई, तो इसको हेक्सागन कह दो। बिल्कुल नहीं कह सकते हो इसको हेक्सागन। क्यों नहीं कह सकते हो, क्योंकि ये कर्व कैसा है, ये ओपन कर्व है। सो दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ओपन कर्व्स। पहली कंडीशन होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये सब चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं आपकी क्लोज्ड कर्व के ऊपर, ठीक है। तो जैसे ये एक शेप है, इस शेप को बताओ मुझे, इसमें कितने वर्टेक्स हैं वो गिन लो बस, ABCDE, इसमें कितने 5 वर्टेक्स हैं। तो इनको बोलते हैं वर्टेक्स। तो ये एक नंबर साइड होगी, ये 2 नंबर होगी, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई। तो कितने साइड्स होगी इसमें टोटल, देयर आर टोटल 5 साइड्स। सो इसको क्या कहेंगे हम, पेंटागन कहेंगे, क्योंकि इसमें 5 साइड्स हैं। तो सिमिलरली अगर 6 साइड वाला कोई आपको पॉलीगन दिया है तो उसको कहेंगे हम हेक्सागोन। 7 साइड का दिया है उसको बोलेंगे हेप्टागोन, फिर ऑक्टागोन, नैनागोन, इस तरह से आपको बताना है। तो एक्सरसाइज 5.1 इज़ ऑल अबाउट पॉलीगन्स। केवल आपको पॉलीगन के बारे में बताना है कि भाई किस किस तरह के पॉलीगन होते हैं, नंबर ऑफ़ साइड्स के हिसाब से आपको उनको क्लासीफाई करना है। बहुत सिंपल है। अभी हम पढ़ेंगे कुछ सॉलिड शेप के बारे में। सॉलिड शेप कैसी होती है, जैसे आपने बॉल देखी है अपनी, ठीक है। बॉल कैसी होती है, पूरी सॉलिड होती है, ओके। और ये देखो, ये बुक भी जो है आपकी, बुक कैसी है, ये भी सॉलिड है, कहीं से खाली है नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो उनको हमें क्या करना पड़ता है, उनको 3D ऑब्जेक्ट में दिखाना पड़ता है, 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल का मतलब है कि उसमें जो है लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, हाइट भी होती है, ठीक है। सो 3 डायमेंशनल, जैसे आपको मान लो एक ये बुक है, बुक को ही दिखाना है, तो बुक को बनाने का तरीका क्या है, 3 डायमेंशनल को बनाने का तरीका ऐसा होता है, एक थोड़ा सा आगे बनाया, एक थोड़ा सा पीछे बनाया आपने, रेक्टेंगल, ओके। इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, ओके। तो ये जो होगी आपकी, ये सॉलिड होगी यहाँ से, ओके। इसको थोड़ा फिल कर देता हूँ मैं, कलर कर देता हूँ, तो ये इस तरह से दिखेगी कुछ। ये भी सॉलिड होगी, ये इस तरह दिखेगी, ओके। यहाँ से भी सॉलिड होगी, ये भी सॉलिड होगी, ये प्लेन होगा, और ये भी आपकी सॉलिड होगी, ठीक है। तो कुछ आपकी जो फिगर होगी वो जो 3D शेप्स होगी, 3D शेप कुछ इस तरह से दिखेंगी, उनको दिखाने का तरीका ये है, ओके। तो यहाँ पे हम कुछ 3D शेप्स डिस्कस करने वाले हैं कि 3D शेप्स कैसी होती हैं। 3D शेप्स में मैंने आपको बताया कि उसमें लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और हाइट भी होगी, 3 उसमें जो है क्वांटिटी होंगी। तो पहली जो 3D शेप्स है हमारी वो है क्यूब। देखो क्यूबॉइड पढ़ते हैं सबसे पहले। क्यूबॉइड में क्या होगा, जैसे आपका रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल में खाली लेंथ और ब्रेथ होती है, क्यूबॉइड में एक तीसरी चीज़ हो जाएगी, वो हो जाएगी हाइट। जैसे ये बुक आप देख रहे हो, ठीक है। इस बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इस बुक में देखो, ये हो गई इसकी लेंथ, ये हो गई इसकी ब्रेथ, और ये हो गई इसकी हाइट। ये जो मोटाई बुक की है, दिस इज़ इट्स हाइट, ये हाइट हो गई। तो क्यूबॉइड में जो है 3 आपके चीज़ें होंगी। पहली होगी लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ये जो मैंने अभी पिक्चर बनाया था, ये क्यूबॉइड का ही पिक्चर था,
तो क्यूबॉइड आपका कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी लेंथ, ये हो जाएगी इसकी ब्रेथ, और ये वाली जो चीज़ है ये हो जाएगी इसकी हाइट, ये वाली हो जाएगी इसकी हाइट। तो 3 चीज़ें होंगी यहाँ पे, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब इसमें क्या होगा कि ये वाली लेंथ इसके इक्वल होगी, ये वाली ब्रेथ इसके इक्वल होगी, और ये वाली सारी हाइट जो है इक्वल हो जाएंगी। क्यूब के अंदर क्या होगा, क्यूब के अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो क्यूबॉइड के अंदर क्या होगा, एल, बी एंड एच आर डिफरेंट, ये तीनों जो है डिफरेंट होंगी। इसमें 2 इक्वल भी हो सकती हैं, बट तीसरी चीज़ डिफरेंट हो जाएगी। एल और बी इक्वल हो सकते हैं, बी और एच इक्वल हो सकते हैं, बट तीसरा कोई भी एक जो क्वांटिटी होगी वो डिफरेंट होनी चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम क्यूबॉइड, ठीक है। उसके बाद आता है क्यूब। तो क्यूब के अंदर क्या होगा कि तीनों साइड इक्वल होंगे उसकी, क्यूब के अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब इक्वल हो जाएंगी, ओके। तो क्यूब कुछ ऐसा बनेगा, दिखने में कुछ ऐसा लगेगा, ओके। जैसे आपका जो लूडो जब खेलते हो तो लूडो का जो डाइस होता है जिसे फेंकते हो आप, वो डाइस जो कैसा होता है, उसका शेप क्यूब के शेप का होता है। तो उसमें क्या होता है, लेंथ भी इक्वल होती है, ब्रेथ भी इक्वल होती है और हाइट भी इक्वल होती है। उसके बाद देखो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे हम 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं, फेस, एज एंड वर्टेक्स। फेस, एज एंड वर्टेक्स, ठीक है। देखो जितने भी कॉर्नर होते हैं, जैसे आपने 3 लेंथ, ब्रेथ और हाइट, जहाँ जहाँ पे तीनों चीज़ें एक साथ मिलेंगी दैट विल बी इट्स वर्टेक्स। ये देखो जैसे ये वाला है, ये एक क्यूबॉइड का शेप है, तो एक वर्टेक्स ये हो जाएगा, एक वर्टेक्स ये हो जाएगा, ठीक है। लेंथ, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, तो यहाँ पे तीनों मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ, सो दैट कॉर्नर विल बी वर्टेक्स। ये कॉर्नर ये हो गया, दूसरा कॉर्नर ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 5वां ये, 6ठा ये, 7th ये, 8th ये। तो कितने कॉर्नर हो गए इसमें, टोटल हो गए 8। तो क्यूबॉइड के अंदर कितने कॉर्नर होते हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। सिमिलरली क्यूब के अंदर भी 8 वर्टेक्स हो जाएंगे। तो वर्टेक्स वो होते हैं जो कॉर्नर कह सकते हो आप, एक तरीके से डे टू डे बोलचाल वाली भाषा में उसको कॉर्नर कह सकते हो, बट मैथमेटिकल लैंग्वेज में जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स में आपकी जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, जब तीनों एक साथ किसी पॉइंट पे मिलती हैं, जहाँ पे मिलती हैं, दैट विल बी इट्स वर्टेक्स, ओके। वर्टेक्स ये हो गया। उसके बाद एज क्या होता है, एज है ये वाली चीज़, देखो ये लेंथ, ये हो गया इसका एज, ठीक है। जैसे आप रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ पढ़ते हो, सो दैट विल बी इट्स एज। तो ये एल, बी एंड एच आर इट्स एज। तो कितने एज होंगे इसमें, देखो यहाँ जैसे बात करें हम, ये लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई, तो 2 तो एज यहाँ पे हो गए, 2 एज यहाँ पे हो गए, कितने हो गए 4, 2 एज यहाँ पे हो गए 6, 2 एज यहाँ पे हो गए 8, ठीक है। सो इस तरह से इसमें जो है 8 एज हो गए, और फिर हाइट भी होंगी। ये तो लेंथ और ब्रेथ हो गई, हाइट भी होगी, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो टोटल एज कितने हो गए, 12 एज हो गए इसमें, ठीक है। तो एज समझ में आए। तो इसमें जो एज हो गए वो कितने हो गए, वो 12 हो गए, ठीक है। अब तीसरी बात है फेस की बात। एज कहाँ से बनता है, एज आपका होता है कोई भी लाइन सेगमेंट है अगर इसके अंदर, तो उसको बोलेंगे एज। तो एक लाइन सेगमेंट ये हो गया, एक ये हो गया, 2, एक लाइन सेगमेंट ये हो गया, एक ये हो गया, 4, 6, 8 और 4 हाइट वाले होंगे, सो उनको बोलेंगे हम एज। तो कहीं पे भी कोई लाइन सेगमेंट अगर बन रहा है तो उसको बोलेंगे एज। इसके अंदर भी भाई 12 एज होंगे, एज आ जाएंगे इसके अंदर भी 12। अब बात करते हैं फेस की। फेस मतलब होता है सरफेस। जैसे ये बुक है, बुक का ये एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया, कितने सरफेस हो गए, 2। एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया, कितने हो गए, 3, सॉरी 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 एक ऊपर एक नीचे, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, एक सरफेस ये हो गया 5 और एक सरफेस ये हो गया 6। तो इसमें जो फेस होंगे, फेस कितने होंगे, 6 होंगे,
तो फेस इज इक्वल टू 6, ठीक है। फेस समझ में आया। तो यहाँ पे भी फेस जो होंगे वो 6 होंगे। जैसे आप डायस जब डालते हो, लूडो जब खेलते हो, तो उसका जो डायस होता है उसमें कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 नंबर होते हैं उसके अंदर। तो क्योंकि उसमें 6 ही फेस है, हर फेस पे कुछ ना कुछ लिखा होता है, ऐसा तो नहीं कि कोई फेस खाली रहता है, हर एक फेस के ऊपर एक नंबर लिखा होता है। सो फेस समझ में आया, फेस क्या होता है। फेस इज ए सरफेस, सरफेस होता है वो। तो किसी भी 3D शेप में जो सरफेस होता है उसको क्या कहते हैं, हम फेस कहते हैं। सो यू कैन ईजिली वेरी वेल काउंट नंबर ऑफ फेसेस, ठीक है। आपने पढ़ लिया क्यूबॉइड, पढ़ लिया क्यूब, पढ़ लिया। अब पढ़ोगे आप सिलेंडर। देखो ये जो है ये एक सिलेंडर है। सिलेंडर कैसा होता है, सिलेंडर कैसा होता है, देखो इसको ऐसे भी गिरा सकते हो आप, तो यहाँ पे ये इस तरह से होता है, ठीक है। सर्किल की शेप होती है यहाँ पे, देखो इसको देखो आप, यहाँ पे जो शेप है इसकी सर्किल की शेप है ना, गोल है बिल्कुल। तो ये होगा इसका सर्कुलर शेप रहेगी इसकी, ठीक है। और ये हो जाएगी इसकी लेंथ, सिलेंडर की लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो इजीली आप देख के किसी भी चीज़ को बता सकते हो कि ये सिलेंडर है, क्यूब है, क्यूबॉइड है। मेनली इस एक्सरसाइज का पर्पस आपको ये समझना है कि शेप देख के आप पहचान सको कि ये क्या है, क्यूबॉइड है, क्यूब है, सिलेंडर है। तो शेप देख के आपको पता लगाना है, ठीक है। उसके बाद है आपका कोन। देखो आपने टेंट देखे होंगे, ठीक है, कोन देखे होंगे। जो क्रिकेटर्स होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पे कोन रखे होते हैं, कोन कहते हैं उनको। तो कोन में क्या होता है कि एक नीचे सर्किल होता है, बेस उसका सर्कुलर होता है, और दोनों तरफ से लैटरल हाइट होती है। तो ये होता है आपका कोन, यहाँ से सर्कुलर रहता है बेस, ओके। तो इसको कहते हैं हम कोन। ये इसका बेस जो होता है इसको बोलते हैं बेस, और ये बेस कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। ये होती है इसकी हाइट, ये होती है हाइट ऑफ द कोन, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हाइट है इसका, ओके। तो इस तरह की जो शेप होगी वो कोन होगी। बट ये कोन कैसा होगा, यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम 3D ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल ये खाली नहीं होगा कहीं से भी, ये सॉलिड है पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कोन। अब होते हैं एक पिरामिड। पिरामिड में क्या होता है, देखो ये कोन में क्या है, एक सर्कुलर शेप है, कोन के अंदर कैसी है, सर्कुलर शेप है। पिरामिड में क्या होगा, पिरामिड में ट्रायंगुलर शेप होगी, ओके। तो उसमें कैसे बनेगा, ट्रायंगल बनेगा उसमें। देखो कैसे, आपने कई घरों की छत देखी होगी, ठीक है। छत कुछ इस तरह की होती है, तो इसको बोलते हैं हम कोन, ओके। ये तीनों तरफ से ऐसा ही होगा, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बना होगा, यहाँ पे भी इस साइड में भी एक ट्रायंगल बना होगा, उस साइड में भी एक ट्रायंगल है, सॉरी उस साइड में ट्रायंगल नहीं होगा, उस साइड में आपका ये होगा, ठीक है, रेक्टेंगल होगा एक, ठीक है। सो नीचे की तरफ जो है वहाँ पे भी रेक्टेंगल होगा, यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे ट्रायंगल होगा, इस साइड में ट्रायंगल होगा। तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम पिरामिड, ओके। और स्फेयर का तो बड़ा सिंपल शेप है, स्फेयर होता है बिल्कुल सर्कुलर, बट ये क्या होता है, सॉलिड होता है, तो इसको कहते हैं हम स्फेयर। जैसे आपकी बॉल हो गई, फुटबॉल हो गई, फुटबॉल तो होलो होती है, उसके बीच में स्पेस होता है, खाली होती है। लेकिन अगर कोई सॉलिड है, जैसे वो थ्रोअर जो होते हैं, जो मेटल के जो स्फेयर होते हैं उनको थ्रो करते हैं, थ्रोअर्स, ठीक है। सो दैट मेटल स्फेयर, मेटल बॉल इज कॉल्ड एज स्फेयर, ठीक है। अर्थ भी हमारी एक क्या है, स्फेयर है, ओके। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है आपकी 5.9, इसमें सिर्फ आपको शेप देख के बताना है कि वो शेप आखिर क्या है, ओके। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर 5 अभी ख़त्म करते हैं हम। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे चैप्टर नंबर 6 में।
चैप्टर नंबर 6 है आपका इंटीजर्स। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए। और इसकी सारी एक्सरसाइज आपको करनी है। किसी एक्सरसाइज में अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो, उसके ऊपर फिर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा या आपको कमेंट बॉक्स में मैं आपको आंसर दे दूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। तब तक देखते रहिए मेरे चैनल मैथ किंग मेकर को।